नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 8 के जो भूगोल की पुस्तक है आपकी खनिज और शक्ति संसाधन, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, आज उसका हम बहुत ही सरल शब्दों में सारांश समझेंगे। और यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है वह है कि जो खनिज होता है दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज, मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स। अगर हम देखा है उदाहरण की बात करें तो पहले अधात्विक खनिज की बात करते हैं। तो अधात्विक खनिज या नॉन मेटालिक जो मिनरल्स होते हैं उसके अंतर्गत चूना पत्थर आते हैं, अभ्रक जिसको माइका इंग्लिश में बोलते हैं, साथ में जिप्सम और कोयला तथा पेट्रोलियम, ये उदाहरण है अधात्विक खनिज के। और इसमें जो है कोई भी धातु नहीं पाया जाता है, तो इसलिए जो है ये अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। अब आते हैं धात्विक खनिज पे। तो धात्विक खनिज के अंतर्गत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लौह धात्विक खनिज और दूसरा होता है अलौह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज में ऐसे धात्विक खनिज आते हैं जिसमें लोहा पाया जाता है, जैसे कि मैग्नीज, क्रोमाइट। इसके अलावा लौह अयस्क में तो पाया ही जाता है, साथ में मैग्नीज में भी लोहा पाया जाता है, क्रोमाइट में भी लोहा पाया जाता है। और जो अलौह होते हैं उसमें लोहा नहीं पाया जाता है, बिना लोहे का होता है। तो जैसे सोने, चांदी, तांबा या सीसा वाले जो खनिज होते हैं उनको हम अलौह या नॉन फेरस की कैटेगरी में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। खनिजों का जो निष्कर्षण होता है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ये तीन तरीके से होता है। पहला होता है माइनिंग, जिसको हम खनन बोलते हैं, दूसरा होता है ड्रिलिंग जिसको प्रवेधन बोलते हैं, तीसरा होता है क्वेरीइंग जिसको हम आखनन बोलते हैं। तो खनिजों के निष्कर्षण के तीन तरीके आपको यहाँ पे दिए गए, खनन, प्रवेधन और आखनन। ये आपको परीक्षा दृष्टि से ध्यान रखने हैं। और फिर उसके बाद है जो खनन होता है वह दो प्रकार से विभाजित किया गया है, आइए देखते हैं। तो खनन को जो है ओपन कास्ट माइनिंग और साफ्ट माइनिंग में विभाजित किया गया है। ओपन कास्ट माइनिंग को विवरित खनन बोलते हैं तथा साफ्ट माइनिंग को कूपकी खनन बोलते हैं। और यहाँ पे आपका जो प्रकार वगैरह बताया गया है। और यहाँ पे हम सेल के बारे में समझते हैं। तो सेल क्या होता है? सेल खनिज अवयवों का अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है। और अयस्क देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, यानी वो सेल जिनसे हम खनिजों का खनन करते हैं उनको हम अयस्क बोलते हैं, और बोलते हैं। जैसे कि बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका जो खनिजों का निष्कर्षण का तरीका बताया गया है, जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। आइए खनिजों को निष्कर्षण को हम डिटेल में समझते हैं। तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम खनन कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। और खनिज जो कम गहराई पर स्थित होते हैं वो पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो विवरित खनन कहते हैं। तो ओपन कास्ट माइनिंग होता है, जो कम गहराई में जो खनिज होते हैं उनको जो है पृष्ठीय स्तर को हटा के जो है उनको निकाला जाता है, उसको बोलते हैं विवरित खनन। और जो ज़्यादा गहरे होते हैं तो गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुँचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन बोलते हैं। तो जो आपका विवरित खनन है ये कम गहराई के लिए है, और जो कूपकी खनन है ज़्यादा गहराई के खनिजों के लिए है। फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर है कि प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई करनी पड़ती है, इसे प्रवेधन कहते हैं, जिसको ड्रिलिंग बोलते हैं। और ड्रिलिंग किसके लिए होता है? तो प्राकृतिक गैस के को जो है बाहर निकालने के लिए, चूँकि बहुत ज़्यादा ज़मीन के धरातल के बहुत ज़्यादा नीचे पाए जाते हैं, तो इसलिए इनकी गहन कूपों की खुदाई की जाती है, और इस प्रक्रिया को प्रवेधन या ड्रिलिंग बोलते हैं। और फिर है सतह के निकट, जो सतह के निकट खनिज होते हैं उनको आसानी से खोद कर निकाला जाता है, इस प्रक्रिया को आखनन या क्वेरीइंग बोलते हैं। तो आखनन या क्वेरीइंग बोलते हैं इसको। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक गैस होता है उसको प्रवेधन प्रक्रिया से बाहर निकाला जाता है, प्रवेधन जिसको ड्रिलिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, खनिजों का वितरण देखते हैं। और यहाँ पे खनिजों का जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, ये खनिज जो है ये विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। तीन प्रकार की सेलें होती हैं, तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं। पहला होता है आग्नेय सेल, जिनको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है अवसादी सेल, जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, और तथा जो तीसरा होता है वो कायांतरित सेल होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल, इन्हीं सेलों में खनिजों का वितरण होता है। आइए हम जो है सरल भाषा में खनिजों का वितरण समझते हैं। और साथ में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो है इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप जो है सातों महाद्वीप के बारे में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक और साथ में एशिया महाद्वीप के बारे में जो आपको आधारभूत जो है मानचित्र की कक्षाएं दी गई है, जहाँ पे
आप लोकेशन वाइज समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से, और जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बीपीएससी टीआरई तथा यूपी पीसीएस प्री दोनों परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जिन भी साथियों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जो है भूगोल मानचित्र की कक्षाएँ जो दी गई हैं विश्व भूगोल के नाम से, वहाँ पर आप जाके जो है सातों महाद्वीप का 7 दिन में छोटी छोटी क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया, तो आप वहाँ से देख लेंगे तो आपको जो है भूगोल समझने में और आसानी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। धात्विक खनिज। खनिज हमने देखा 2 प्रकार के होते हैं, पहला धात्विक, दूसरा अधात्विक। आइए धात्विक खनिज के बारे में समझते हैं। तो धात्विक जो खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना कि जो धात्विक खनिज है वो आग्नेय तथा कायांतरित शैल समूहों में पाए जाते हैं। तो आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं आपके धात्विक खनिज। और जो ऊपर आपका एनसीईआरटी में उदाहरण दिया था, तो उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क पाया जाता है, आयरन और पाया जाता है उत्तरी स्वीडन में। और अगर इन डिटेल में पूछे कि किस स्थान पे स्वीडन में पाया जाता है, तो किरुना माइंस है, किरुना की खदान है उत्तरी स्वीडन में, जो कि लौह अयस्क वहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो ओंटेरियो कनाडा में पड़ता है, यहाँ पे तांबा और निकल के निक्षेप पाए गए हैं और ये परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखने ये उदाहरण। साथ में दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनम जो है पाए जाते हैं। फिर है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज के बारे में जानते हैं, तो ये मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में जो है पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मैदानों तथा नवीन वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन्स, जैसे कि हिमालय हो गए, एंडीज पर्वत हो गए, रॉकीज पर्वत हो गए, एटलस पर्वत हो गए, और इसके अलावा आल्प्स पर्वत हो गए। ये सब आपके उदाहरण है नवीन वलित पर्वतों को, जिनके बारे में हमने विश्व भूगोल की मानचित्र की कक्षाओं में डिटेल में समझा है। तो यहाँ पे जो है जो अधात्विक खनिज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चूना पत्थर, तो चूना पत्थर अधात्विक खनिज का उदाहरण है, और ये मैदान या नवीन वलित पर्वतों के जो अवसादी शैल समूह में पाए जाते हैं। अवसादी शैल समूह का मतलब होता है सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। अब उदाहरण देखते हैं, तो फ्रांस के काकेसस प्रदेश में चूना पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज के निक्षेप पाए गए हैं। अल्जीरिया में फॉस्फेट संस्तर पाए गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि खनिज ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर शैल में पाए जाते हैं। और साथ में परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछा गया है कि जो जीवाश्म या जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं वो किस चट्टान में पाए जाते हैं, तो अवसादी शैल में या अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं जीवाश्म या जीवाश्म ईंधन। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है महाद्वीप के अकॉर्डिंग जो है खनिजों का डिस्ट्रीब्यूशन वितरण दिखाया गया है। तो एशिया महाद्वीप के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे चीन और हमारे भारत के पास जो है विशाल लौह अयस्क के निक्षेप हैं, और यह महाद्वीप जो है यानी एशिया महाद्वीप आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। साथ में चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से एक हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए यूरोप की, और उससे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। तो यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है, कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। यूरोप में देखते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो यूरोप जो है विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। इसके अलावा जो है रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। अगर फ्रांस की बात की जाए तो यहाँ पे एल्सेक और लॉरेन नाम के 2 जगह हैं, एल्सेक और लॉरेन नाम के 2 जगह है जहाँ पे लौह अयस्क पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, ये सब भी खनिज जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर है उत्तरी अमेरिका, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। पहला है ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन सील प्रदेश, यानी ग्रेट लेक ऑफ अमेरिका जो है 5 जो है महान झीलों के बारे में हमने विश्व महाद्वीप में जो है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ा था। आप लोगों में से जिन भी लोगों ने कक्षाएं देखी होंगी तो वहाँ से आपको कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो ग्रेट लेक्स हैं उसके उत्तर में कनाडियन सील्ड है। तो जो कनाडियन सील्ड है ये एक पठार जैसा क्षेत्र है, और ये कह सकते हैं कि भौगोलिक रूप से जो है सबसे पुराना क्षेत्र है ये कनेडियन सील्ड प्रदेश विश्व का। साथ में एप्लेशियन प्रदेश के बारे में भी हमने देखा था कि यूएसए में पर्वत श्रेणी है, और साथ में पश्चिम की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं मतलब यहाँ पे ये रॉकीज़ की बात कर रहा है। यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हमने जो रॉकीज़ पर्वत श्रृंखला देखी थी, जो कि नवीन वलित पर्वत श्रृंखला थी, उसी की बात कर रहा है यहाँ पे। और अगर बात की जाए
तो यहाँ पे कैनेडियन शील्ड है, तो कैनेडियन शील्ड अगर हम देखेंगे तो ये आपका जो है ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका के बारे में दिखाया गया है, और जो इसके ऊपर वाला क्षेत्र है ये आपका कैनेडियन शील्ड है। अपलेशियन प्रदेश आपका, ये क्षेत्र आपका अपलेशियन प्रदेश है। और अगर पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात की जाए तो ये आपका रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पे बताया गया है कि लौ अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कैनेडियन शील्ड से किया जाता है। और कोयले का जो खनन किया जाता है वो अपलेशियन प्रदेश में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैनेडियन शील्ड में क्या क्या होता है। तो कैनेडियन शील्ड में लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबे का खनन कैनेडियन शील्ड में होता है। कैनेडियन शील्ड ये वाला क्षेत्र है आपका, और विश्व मानचित्र में आप आराम से वहाँ पे जो है क्लासेस में आप इसको समझ सकते हैं। और अगर इसके अलावा बात की जाए एप्लीशन पर्वत की, तो जो एप्लीशन पर्वत का क्षेत्र है वहाँ पे कोयला पाया जाता है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है एप्लीशन पर्वत श्रृंखला, और ये जो है प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण था। आपको ध्यान रखना, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। तो ये प्राचीन वलित पर्वत का एप्लेशियन पर्वत उदाहरण है, और यहाँ पे जो है कोयला पाया जाता है। और इसके बाद फिर आते हैं दक्षिण अमेरिका में, बहुत महत्वपूर्ण है। तो दक्षिण अमेरिका में आपको ध्यान रखना कि ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। और इसके अलावा चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। अगर बात की जाए तांबा कॉपर की, तो तांबा कॉपर में जो है चिली उत्पादक में नंबर 1 पर है, चिली के बाद पेरू का नंबर आता है। फिर है ब्राज़ील और बोलीविया विश्व के टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे खनिज तेल की बात आती है। तो खनिज तेल के मामले में वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। और खनिज तेल जो है वेनेजुएला में अच्छी खासा मात्रा में पाया जाता है। आइए यहाँ पे समझते हैं। तो हरा हीरा के बारे में बताया गया है, ग्रीन डायमंड के बारे में बताया गया है। तो हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है, और विश्व की प्राचीनतम शैलें, यानी विश्व की जो प्राचीनतम शैलें वो कहाँ पर, चट्टानें कहाँ पाई गई हैं, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई गई हैं। ये 430 करोड़ वर्ष पूर्व बनी है, पृथ्वी के निर्माण से मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। तो आप समझ सकते हैं कि जो विश्व की सबसे प्राचीनतम शैलें हैं वो कहाँ पे स्थित हैं, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है। फिर अफ्रीका की बात करते हैं। तो अफ्रीका जो है खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ पे हीरा, सोना, प्लेटिनम, इन सब में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। इन सभी देशों के बारे में हमने अफ्रीका महाद्वीप की कक्षा में डिटेल में पढ़ा था। तो जिन भी साथियों ने जो है महाद्वीपों की कक्षाएं नहीं ली हैं, तो वो बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही छोटी छोटी क्लासेस में आपको समझाया गया। तो वहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी, साथ में आपको जो है लोकेशन वाइज आपको मानचित्र का जो है समझ भी हो जाएगा। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी प्रश्न जो है बीपीएससी तैयारी में पूछा गया था, स्टेट पीसीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन तथा निकल का अग्रणी उत्पादक है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली तथा कूलगाड़ी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। तो यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है कि जो है विश्व में सोने के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, तो एक पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगाड़ी क्षेत्रों में। फिर आते हैं अंटार्कटिक में। अब अंटार्कटिक में आते हैं, तो अंटार्कटिक में जो है ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत है, वहाँ पे कोयला पाया जाता है। और पूर्वी अंटार्कटिक में की बात करें तो वहाँ पे प्रिंस चार्ल्स पर्वत है, जिसके बारे में हमने अंटार्कटिक की क्लास में देखा था। तो यहाँ पे उसके पास में जो है लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्व अनुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी, तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। हालांकि अंटार्कटिक में जो है खनन करना जो है अभी उस प्रकार से संभव नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पे प्रमुख अयस्क के बारे में समझ लेते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये लोहा आयरन के जो है अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है, ये भी पूछा गया। जिप्सम किसका अयस्क है, तो जिप्सम कैल्शियम का अयस्क है। और फिर है क्यूप्राइट, तो क्यूप्राइट किसका अयस्क है, कॉपर का अयस्क है। फिर है सिनेबार, तो सिनेबार किसका अयस्क है, पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं। तो इसका ये आपका हो जाएगा, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर आते हैं यहाँ पे विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक जब आएगा तो ब्राज़ील आंसर हो जाएगा। तांबे का अग्रणी उत्पादक चिली है। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। ये सब प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली तथा कूलगाड़ी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं, गोल्ड डिपॉजिट्स हैं। अब भारत में वितरण की बात करें, तो भारत में अगर वितरण की बात करें तो भारत में जो है लोहा का जो है उच्च कोटि के लौह अयस्क निक्षेप है। और भारत में दोनों प्रकार के हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट दोनों प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं।
हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। यह खनिज मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा और भारत में लोहे के मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। और ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों में पाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए लौह अयस्क के मामले में, तो उड़ीसा जो है आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा राज्य जो है प्रोडक्शन के मामले में, लौह अयस्क के जो है उत्पादन के मामले में उड़ीसा राज्य नंबर 1 पर है भारत के राज्यों में। अगर बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, और इसके मुख्य जो उत्पादक है वो कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी उड़ीसा जो है नंबर 1 पर है, तो लोहा और बॉक्साइट दोनों के उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, अभ्रक की बात कर लेते हैं। तो अभ्रक के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है, इसको इंग्लिश में माइका बोलते हैं, MICA, और ये आंध्र प्रदेश जो है भारत के राज्यों में नंबर 1 पर है इसके उत्पादन में। तो अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। इसके अलावा बात की जाए तांबे की, तो तांबे में जो है राजस्थान नंबर 1 पर है, अग्रणी राज्य है। मैग्नीज में अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इन राज्यों में पाया जाता है। और अगर सोने की बात की जाए, तो भारत में कर्नाटक में जो है कोलार में सोने के निक्षेप है, कोलार गोल्ड फील्ड KGF के नाम से मूवी भी आई थी। और यहाँ पे जो है सोने की खदानें हैं, और ये विश्व की गहरी खानों में से एक हैं, और जो इस अयस्क के खान को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती हैं। फिर आगे देखते हैं चूना पत्थर। और अगर चूना पत्थर की बात की जाए तो भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्य कौन से, तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु वगैरह हैं। और अगर इसके बाद अगर बात की जाए नमक की, तो नमक जो है भारत में समुद्र, झील और सैलों से प्राप्त किया जाता है 3 प्रकार से, समुद्र से, झीलों से, जैसे कि सांभर झील है, नमकीन झील है, और सैलों से जो है प्राप्त किया जाता है। और भारत जो है नमक का अग्रणी उत्पादक तथा निर्यातक भी है। यहाँ पे देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो लौह अयस्क के मामले में उड़ीसा नंबर 1 पर है, जिंक के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है, चांदी के प्रोडक्शन में उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर, तांबा तथा चूना पत्थर दोनों के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है, बॉक्साइट में उड़ीसा नंबर 1 पर है, अभ्रक के मामले में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, और साथ में मार्बल या संगमरमर की बात की जाए तो राजस्थान फेमस है, जो कि मकराना मार्बल के लिए फेमस है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जो है परंपरागत स्रोत के बारे में, यहाँ से भी प्रश्न इस बार परीक्षा में पूछा गया था, बार बार पूछे जाते हैं परंपरागत स्रोत और जो है गैर परंपरागत स्रोतों से जो है ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, तो इनको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, तो ये लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे होते हैं। और अगर बात की जाए तो ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोत हैं। और यहाँ पे जो है खनिज तेल आपका परंपरागत स्रोत का उदाहरण है, प्राकृतिक गैस उदाहरण है। और बात किया जाए यहाँ पे तो जो है ईंधन तो है ही, साथ में कोयला, जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या जल विद्युत जो है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जब परंपरागत ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की बात आएगी तो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और साथ में कोयला, ये तीनों जो है जीवाश्म ईंधन के ही पार्ट है। तो जब जीवाश्म ईंधन की बात होती है तो उसमें खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला आ जाते हैं, साथ में जल विद्युत। आपको ये नाम ध्यान रखने हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है जो हम वर्षों से, कई सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और यहाँ पे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को देख लेते हैं। तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जिसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं, परमाणु ऊर्जा जिसको एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं, बायोगैस, साथ में भूतापीय एनर्जी, तो जियोथर्मल एनर्जी। इस बार ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो आंसर आपका था भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे जितने भी उदाहरण दिए गए, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस तथा भूतापीय ऊर्जा, ये आपके ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के उदाहरण हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, कोयला की बात कर लेते हैं। तो कोयला जो है ये बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसका उपयोग जो है तो हम जानते ही हैं। आगे यहाँ पे हम इसके बारे में समझते हैं। जो कोयले से प्राप्त विद्युत हमको प्राप्त होती है उसको तापीय ऊर्जा बोलते हैं, थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना, थर्मल पावर प्लांट्स जो है कोयले के लगाए गए हैं भारत में, तो थर्मल पावर प्लांट्स TPP, तो थर्मल पावर प्लांट्स जिसको हम
जो है तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा को हम तापीय ऊर्जा बोलते हैं, थर्मल एनर्जी बोलते हैं, और इसको प्राप्त करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। फिर कोयला हम जिसका उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न तथा दलदल की पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। तो कोयले का निर्माण कैसे हुआ है, तो लाखों वर्ष पूर्व जो विशाल फर्न पौधे वगैरह थे और दलदल के साथ में जो है पृथ्वी की परतों में दब गया था और उससे बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोयले को जो हम क्या कहते हैं, तो कोयला अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है, यानी इनडायरेक्टली इसमें जो है सौर ऊर्जा मिली हुई है, यानी इनडायरेक्टली इसमें सौर ऊर्जा सम्मिलित है, इसलिए इसको अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। और अगर बात की जाए विश्व के अग्रणी कोयला उत्पादक राज्यों में से तो कौन कौन से हैं, तो चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, ये सब देश हैं। और भारत की बात की जाए तो भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में रानीगंज में स्थित है। प्रश्न पूछा गया है कि रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा झरिया, धनबाद, बोकारो, ये भी पूछा गया परीक्षा में। तो झरिया, धनबाद तथा बोकारो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके झारखंड में स्थित है और ये कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं भारत में। फिर पेट्रोलियम पे आते हैं, पेट्रोलियम के बारे में समझते हैं। और पेट्रोलियम जो है ये काला द्रव होता है और इसी को हम पेट्रोलियम बोलते हैं, और यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो सैलों की चट्टानों की परतों के मध्य पाया जाता है, और इसका वेधन जो है अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे भारत में भी किया जाता है, तो आगे उदाहरण देखेंगे कि भारत में पेट्रोलियम का जो वेधन है वो कहाँ किया जाता है, तो अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। उसके बाद इसको परिष्करणशाला में भेजा जाता है, जहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक तैयार किए जाते हैं। और इस वजह से जो है पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना बोला जाता है, तो ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, बहुत महंगे होते हैं इसलिए इनको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। तो जो उत्पाद बनते हैं पेट्रोलियम के प्रक्रमण से, तो जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक, तो इन उत्पादों को हम क्या बोलते हैं, काला सोना बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, और अगर यहाँ पे जो है भारत की बात की जाए, तो अगर मुख्य देश विश्व में बात की जाए तो ईरान, इराक, सऊदी अरब ये सब देश हैं। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो जो आपसे प्रश्न में पूछा गया था, असम में डिगबोई, ये भारत का सबसे पुराना ऑयल फील्ड है। तो आपको ध्यान रखना है, असम में डिगबोई है, मुंबई में बॉम्बे हाई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोलियम का जो है वेधन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मुंबई में जो है बॉम्बे हाई एक स्थान है अरब सागर में जो है, और यहाँ पे पेट्रोलियम का वेधन किया जाता है। साथ में कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टा जो है ये भी हैं। तो ये आपसे तीनों ऑप्शंस आपको परीक्षा में दिए गए थे, तो पूछा गया था कि कौन कौन से क्षेत्र आपके इसमें आते हैं, पेट्रोलियम जो शोधन क्षेत्र हैं या पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। तो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र भारत में आपको तो असम में डिगबोई, और साथ में अगर बात की जाए मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा। फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगर बात किया जाए सीएनजी की, तो इस सीएनजी को क्या बोलते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका फुल फॉर्म में ये भी परीक्षा में पूछा गया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये पर्यावरण जो है हितैषी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और यह पेट्रोलियम डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करता है। फिर आते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में देखते हैं। तो प्राकृतिक गैस के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना कि रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। तो प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करें तो रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड इसके प्रमुख उत्पादक हैं। और भारत में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में कहाँ कहाँ पे प्राकृतिक गैस पाया जाता है, तो जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं, जल विद्युत की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको सलाल या सलल जल विद्युत परियोजना जो है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि सलाल या सलल जल विद्युत परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में किस नदी पर स्थित है। तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि किस नदी पर स्थित है। और फिर है, अब जल विद्युत भी हमने देख लिया, जल विद्युत भी ये परंपरागत स्रोत है, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ये हमने देख लिया है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, और भारत में अगर बात किया जाए तो जो है विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जो जल विद्युत से उत्पन्न होता है। अगर विश्व की बात किया जाए तो विश्व में जितनी भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका 1/4 यानी 25% जल विद्युत से उत्पन्न होता है। और विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील ये सब हैं। और यहाँ पे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे परीक्षा दृष्टि से भारत में, तो भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल है जो कि सतलुज नदी पर बना है। फिर गांधी सागर है
जो कि चंबल नदी पे है, और साथ में नागार्जुन सागर जो कि कृष्णा नदी पे है। और गांधी सागर की बात की तो चंबल नदी पे है, और भाखड़ा नांगल जो है ये सतलुज पे है। और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ये महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इनके बारे में परीक्षा में प्रश्न हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। अब आते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में हमने पीछे भी देख लिया है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब, ठीक है। और एक साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये नवीकरणीय होते हैं। जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होते हैं वो नवीकरणीय होते हैं। और आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो परीक्षा में आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं गलत होगा। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, और साथ में भूतापीय ऊर्जा जिसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा की बात की जाए तो सौर ऊर्जा में जो है फोटोवोल्टेइक सेल्स का इस्तेमाल होता है। जो सेल्स बनते हैं उनको फोटोवोल्टेइक सेल्स बोलते हैं या सोलर सेल बोलते हैं। तो फोटोवोल्टेइक सेल्स या सोलर सेल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। और साथ में जो आपके अंतरिक्ष में उपग्रह भी भेजे जाते हैं तो उसको भी जो है सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित किया जाता है, तो आपको यह ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, पवन ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं। तो पवन ऊर्जा के बारे में हमने पिछली कक्षा में देखा था। तो डेनमार्क यहाँ पे, और डेनमार्क को जो है पवन चक्कियों का देश कहा जाता है, पवन चक्कियों की भूमि, लैंड ऑफ जो है विंड मिल्स, पवन चक्कियों की भूमि। तो पवन चक्कियों की भूमि डेनमार्क को कहा जाता है। और पवन ऊर्जा जो है आपका गैर परंपरागत स्रोत है। साथ में परमाणु ऊर्जा की बात की जाए तो परमाणु ऊर्जा जिसको एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं, और परमाणु ऊर्जा एक प्राकृतिक तौर पे जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे कि यूरेनियम तथा थोरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ कहाँ लाए जाते हैं, तो नाभिकीय रिएक्टरों में लाए जाते हैं। और ये नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया से गुजरते हैं। नाभिकीय विखंडन को हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। और ये नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है कि जो एक अणु होता है वो एक से अधिक अणुओं में टूटता है, और ये टूटता रहता है क्योंकि बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। और इसके अलावा अगर हम बात किया जाए, एक हो गया नाभिकीय विखंडन, और साथ में अगर पूछा जाए सूर्य या जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया, नाभिकीय संलयन। ये सूर्य और तारों की जो है, सूर्य भी एक तारा है, पीला तारा है सूर्य, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो नाभिकीय संलयन इनकी ऊर्जा का स्रोत है। और नाभिकीय संलयन को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION। तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूरोप हैं। और भारत में अगर बात की जाए तो राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के जो भंडार पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में और झारखंड में पाया जाता है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा कौन सा था, तो स्कॉटलैंड में स्थित है विश्व का प्रथम सौर पवन चालित बस अड्डा। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। और थोरियम की बात कर लें तो थोरियम भी परीक्षा में पूछा गया। थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। तो मोनाजाइट सैंड होता है केरल में, केरल के तटों पे पाया जाता है। और उस जो बालू होता है, तट जो सैंड है, उसमें थोरियम पाए जाते हैं। और थोरियम का जो स्रोत है वो मोनाजाइट सैंड है, मोनाजाइट बालू है, और ये केरल में पाए जाते हैं। विश्व में परमाणु, भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के जो केंद्र हैं वो देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में कलपक्कम है, महाराष्ट्र में तारापुर है, बहुत महत्वपूर्ण। राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, और उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में नरोरा आपका है, और कर्नाटक में कैगा है। तो ये आपको उदाहरण याद रखने, परीक्षा में सभी पूछे गए हैं। कर्नाटक में कैगा जो है और परमाणु ऊर्जा से केंद्र है, उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा का केंद्र है, और साथ में महाराष्ट्र में तारापुर और तमिलनाडु में कलपक्कम। ये आपको ध्यान रखने। आगे बढ़ते हैं, भूतापीय ऊर्जा की बात कर लेते हैं। और भूतापीय ऊर्जा के बारे में अगर बात किया जाए तो भूतापीय ऊर्जा जो है भारत में, ये पूछा गया है प्रश्न। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे मिस हो गया है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण नामक स्थान पे, और लद्दाख में पूगा घाटी, लद्दाख में जो है पूगा वैली है। तो यहाँ पे जो है भारत में भूतापीय ऊर्जा का जो है यहाँ पे पाया जाता है। जो भूतापीय ऊर्जा की जो संयंत्र है कहाँ पे स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में, और साथ में लद्दाख में पूगा घाटी में। ये प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आते हैं बायोगैस पे। और बायोगैस में जो है
और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो जैविक अपशिष्ट होता है बायोगैस में, वो बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं और ये अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होते हैं। तो बायोगैस में मुख्यतः जो गैस निकलती है वो जिसका हम प्रयोग करके ऊर्जा बनाते हैं वो मीथेन गैस होती है, जिसका फार्मूला जो है CH4 है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन है। तो यहाँ पे चिली आंसर हो जाएगा। और आगे बात किया जाए तो यहाँ पे कौन सा अभ्रक का उत्पादक नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको जो है कमेंट के माध्यम से बताना है कि अभ्रक का उत्पादक। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश जो है अग्रणी उत्पादक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश जो है ये अग्रणी उत्पादक है और इसमें पूछ रहा है उत्पादक नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। तो साथियों मिलते हैं अगली कक्षा में तब। और NCERT की कक्षाएं ऐसे ही सरल शब्दों में आपको पहुंचाई जाती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। और जिन भी साथियों ने चैनल को शेयर जो है सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको जो है बहुत ही कम समय में, आपको लगभग 10 से 15 मई के बीच में BPSC ट्री से रिलेटेड आपको सारे जो सिलेबस वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। और साथ में UP PCS प्री से जो संबंधित जितने भी अभ्यर्थी इस चैनल से जुड़े हैं उनको भी साथ में जो है अदर विषय के जो NCERT की कक्षाएं वो जल्द ही शुरू की जाएंगी। तो साथियों मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद साथियों।